नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में रविवार का दिन बड़ा दिलचस्प रहा। पहले यह खबर आई कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस ज्वाइन करने वाला है, लेकिन जब स्पष्ट हुआ कि मौजूदा बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं, तो उसके बाद कई बयानबाजी शुरू हुई। बीरेंद्र सिंह, जिन्हें बांगर की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता है और उन्हें हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है, वो भी एक तरीके से बीजेपी छोड़ ही चुके हैं। यानी आखिर क्यों 42 साल कांग्रेस में देने के बाद 10 साल भाजपा में दिए, वापस कांग्रेस की राह क्यों पकड़ी है? आखिर क्यों बीरेंद्र सिंह परिवार का जो साथ है अब वो कांग्रेस के पास चला गया है? इसके मायने क्या हैं? सियासत में क्या कुछ बदलेगा? उसे समझेंगे, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद बृजेंद्र सिंह ने पाला बदलकर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। आज उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हाथ थामकर बीजेपी के कमल को छोड़ दिया है। बीजेपी को अलविदा कहने के पीछे बृजेंद्र सिंह ने पार्टी में असहज और अनदेखी बताया है। मैं पार्टी के अंदर काफी समय से असहज था, राजनीतिक कारणों से। कुछ बड़े राजनीतिक विषय थे जो खास तौर पे हमारे प्रदेश या हमारे इलाके से संबंधित थे। मुख्यतः उसमें किसान आंदोलन और फौज में जो भर्ती अग्निवीर के माध्यम से जो स्कीम नई लाई गई, जिससे पूरा भर्ती का निज़ाम बदला गया फौज का, वो, और तीसरा जो हमारी महिला रेसलर्स के जो मुद्दे थे। तो ये कुछ बड़े मुद्दे थे जो सामने आए। और उसके साथ साथ जो हरियाणा में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिसमें जेजेपी और भाजपा का जो गठबंधन था, उसके बारे में हमने अपनी राय बिल्कुल 2 अक्टूबर की रैली में जींद में स्पष्ट कर दी थी, चौधरी साहब ने अपने भाषण में। तो अब समय आ गया था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। हमें उम्मीद थी होगा, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, तो निर्णय तो लेना था। ऐसा तो है नहीं कि वो बात सिर्फ कहने के लिए कही गई थी। बृजेंद्र सिंह के आने से कांग्रेस अपनी मजबूती के तौर पर देख रही है और बीजेपी को आड़े हाथ लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस नेताओं को बैठे बिठाए बीजेपी को तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। यही बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं, वो भी इनकी टिकट पर लड़ना नहीं चाहते। वो पहले ही रिजाइन दे रहे हैं और कांग्रेस की पार्टी की तरफ आ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह, उनके परिवार का पूरे हरियाणा में एक विशिष्ट स्थान है। उनका परिवार राजनीति में रहा है, सब जगह उनके लोग हैं, उनसे निश्चित तौर से पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। बृजेंद्र सिंह के बाद अब उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं और जल्द कांग्रेस का हाथ थामने का दावा ठोक दिया है। जो मेरे साथी हैं उनको लेके फैसला करूंगा, और फैसला कांग्रेस ज्वाइन करने का हुआ तो वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। पहले बेटा और बाद में पिता का साथ छोड़ने के कयास ने। तो आपने देखा किस तरीके से अब ये बयान आने शुरू हुए हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रैत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर रावल, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। बहुत दिन से हम देख ज्वाइनिंग, राजस्थान से ज्वाइनिंग, मध्य प्रदेश से ज्वाइनिंग, सिटिंग सांसद छोड़ के गया पार्टी, ये मौजूदा में पहला एक उदाहरण दिख रहा है, और वो सीधा सीधा हरियाणा से, और एक बड़ा जो नाम है राजनीति में वो गया। कैसे डिफेंड करेंगे? वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी विभिन्न पार्टियों से पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जब जनता ने मूड बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ी जीत जनता पार्टी को देने वाली है, मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है, तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड जनता ही करती है। हर गली कूचे पर, चौराहे पर, हर चर्चा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने वाली भारत की जनता ही है। ये जनता की पार्टी है। अब रही बात सिटिंग सांसद की, हाँ, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पूर्व सांसद हो चुके हैं और उन्हें भी यही अंदेशा, जिस प्रकार से जो समझ आ रही है बात, कि उनको सामने ये स्पष्ट था कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है और इस कारण से जो है वो टिकट की आस में वहां गए हैं। और लेकिन ये निश्चित बात है कि टिकट से क्या बनेगा, जब चुनाव तो जो है और बुरी तरह से हारने वाली है कांग्रेस पार्टी वहां।
हम पिछली बार जिस मार्जिन से जीते थे, वरुण जी आपके चैनल पर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, और दर्शक जो है मेरी बात को आज से ही तस्दीक करना शुरू करेंगे कि हमारा पिछली बार की बनस्पत ज्यादा मार्जिन से होगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती है और हर सीट पर सर्वे हुआ है, खुद मैं मानता होगा, उसके आधार पर उन्होंने ये पाया होगा कि उनकी शायद जो है टिकट इस बार नहीं बन पा रही है। अगर वो अब से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या 15 दिन पहले भी किसी कारण से जाते तो समझ आता, कोई बात नहीं। यहाँ तो स्पष्ट तौर पर जिन जिनको टिकट नहीं मिल रहा है और उनका लक्ष्य जो है भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने की बजाय जो है व्यक्तिगत राजनीतिक हित बड़े हैं जिनके, हो सकता है वो इस प्रकार की कोई बात हो करे। मैं माफी चाहते हुए बीच में टोकते हुए कह रहा हूं, 2 बातें उन्होंने कही। एक तो ये कि जब उनकी बात नहीं सुनी गई गठबंधन को लेकर, तो वो काफी पहले, कई महीनों पहले विचार बना चुके थे, सही समय का इंतजार था। एक दूसरा उनका कहना था किसान, पहलवान और अग्निवीर पर उनके पार्टी से डिफरेंसेस थे। वरुण जी, इन विषयों पर जब ये विषय प्रासंगिक थे, जब आप चर्चाएं रखते थे, उस समय इस प्रकार मैंने तो बयान नहीं सुने किसी के। दूसरी बात जो आपने कही कि उन्होंने गठबंधन को लेकर उनका मत था, हाँ वो मत जो है हमें डिफेंड करना पड़ता था आपके टीवी चैनल पर आकर। तो कम से कम इस बात की तो आप और मैं खुशी मना सकते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है, हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को मुबारक कि किस प्रकार से पहले वो कांग्रेस पार्टी के बारे में विचार रखते थे, ये भी हमें और आपको अच्छे से पता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में वो क्या क्या बोल चुके हैं, ये मुझे वेद प्रकाश जी को याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जब तक आपको ये बात पता नहीं थी, तब तक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान को भी ये बात पता नहीं थी कि कौन ज्वाइन कर रहा है। तो किस प्रकार से अब एक नई वो SRK जो एक फॉर्मेशन जो पहले ही नाक में दम किए बैठी रहती थी, अब उसके अंदर SRK बी जुड़ा है, या BSRK होगा, या SBRK होगा, या SRBK होगा। अब ये कैसे फॉर्मेशन रहेगा, ये भी जो है दिलचस्प रहने वाला है। बड़ी बात यह है वरुण जी कि भारत की एक डूबती हुई किश्ती में उन्होंने पैर रखा है। हमेशा उनका जो निर्णय रहे हैं आज तक राजनीतिक जीवन में, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी खुद भी उनसे कई बार बातचीत होती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनके निर्णय आज तक जो है वो कोई श्रेष्ठ पॉलिटिकल निर्णय आज तक उनके नहीं रहे हैं। इस बात की वेद प्रकाश जी तस्दीक कर देंगे। 2014 में उनका जो निर्णय था वो श्रेष्ठ नहीं था। 2014 में वो पीड़ित होकर कांग्रेस से आए थे, ये बोलकर आए थे कि हुड्डा ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी। अब वो वापस वहां पर कांग्रेस में गए हैं। ब्रिजेंद्र जी की बात कर रहा हूं मैं, वीरेंद्र जी का तो अभी स्पष्टता नहीं आ रही, लेकिन किस प्रकार से अब वो किस मुंह से वहां पर कहेंगे, ये उनके लिए जरूर है वरुण जी। हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बहुतायत की समस्या हमारे पास है, हो सकता है किसी हमारी समस्या को सॉल्व करके गए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बड़ा चेहरा और पार्टी में एक बड़े चेहरे की वापसी, अभी तो खैर वो तो एक कार्यक्रम करने के बाद आएंगे जैसा अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह आ गए हैं। सिटिंग सांसद का कांग्रेस में आना मॉरल विक्ट्री है या फिर वाकई कांग्रेस के लिए एक अचीवमेंट है? आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, भाई प्रोफेसर विदुर रावत जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अक्टूबर में जब आपका कार्यक्रम हुआ था, तब संयोग से मैं भी आपके कार्यक्रम में मौजूद था, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के संदर्भ में जी। तब भी मैंने आपसे कहा था कि इंतजार कीजिए, लोकसभा चुनाव तक भाजपा के सांसद छोड़ेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब विधायक भाजपा को छोड़ेंगे। तब भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। मैंने उस समय भी कहा था कि कोई सांसद अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर नहीं छोड़ने वाला और कोई विधायक अपना कार्यकाल पूरा छोड़ने वाला नहीं। अब सांसदों का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, एक सांसद छोड़ चुके हैं, इंतजार कीजिए एक आध और छोड़ने वाले हैं। और जब आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ था पिछले ही हफ्ते, तब भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से इशारा किया था कि विजेंद्र सिंह छोड़ने वाले हैं, आपको याद होगा जी। क्योंकि मैं कभी ना तो हवा में बात करता और न गपोड़े ठोकता। अब भाई प्रोफेसर साहब ने तो कह दिया
कि भाई जनता मोदी जी को मन बना चुकी है। देखिए, जो सांसद होते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे गाग नेता होते हैं जिनको 52 साल 50 साल हो गया पॉलिटिक्स में, वो कम से कम जनता की नब्ज तो जरूर पहचानते हैं। हो सकता है हमारे जैसे साधारण लोग जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है वो ना जानते हो, पर जो इतने लंबे समय से चुनाव लड़ते हैं वो जनता की नब्ज ना समझे, ये कम से कम मैं मान नहीं सकता। हरियाणा की जनता की नब्ज बड़ी साफ है कि भाजपा का सफाया होने वाला है। ये भाई लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। हरियाणा में भी 75 पार का नारा दिया था, 40 पर सिमट गए। और मेरी बात याद रखना, 200 सवा 200 के आसपास लोकसभा में भी सिमट जाएंगे। और भाई साहब ने कहा कि उनको टिकट नहीं मिल रही थी। देखिए, आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट कटने की कोई संभावना नहीं थी। अगर वीरेंद्र सिंह भाजपा में रहते तो टिकट तो उनको मिल जाती, क्योंकि वो भाजपा के बड़े जाट चेहरे हैं और बांगड़ की धरती पर उनका एक विशेष प्रभाव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हिसार, जींद, सिरसा, कैथल क्षेत्र में भाजपा को जिताने में भी उनका योगदान रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कल मान लो राव इंद्रजीत छोड़ दें तो ये कह देंगे राव इंद्रजीत का तो कोई प्रभाव ही नहीं था, उनकी टिकट भी कटने वाली है, क्योंकि उनकी टिकट पर भी खतरा है। भाजपा उनकी, मैं कहना नहीं चाहता था, पर उनकी बेटी को टिकट देना चाहती है। पर इंद्रजीत अड़े हुए खुद टिकट लूंगा, पर शायद इंद्रजीत की टिकट ना कटे, क्योंकि आप तो सब बात की बात हो गई। नहीं सर, मैं बात को बढ़ा रहा हूं राजनीति की, क्योंकि जो प्रभावी लोग होते हैं, जब इंद्रजीत ने पार्टी छोड़ी तब भी मैंने कहा था कि भाई कांग्रेस को नुकसान होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी तब भी मैंने कहा था कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना भी कुछ जनाधार रखते हैं। ठीक, अब हम ये कहें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जनाधार नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से कांग्रेस को बांगर की धरती पर फायदा होगा। ठीक, कांग्रेस जो पहले ही मजबूत थी और मजबूत होगी, और पूरी संभावना है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन 9 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आप पार्टी कुरुक्षेत्र से जीते, और हमारे प्रोफेसर भाई विधु रावल जी 2009 वाली स्थिति में आकर खड़े हो जाए। इंतजार कीजिए। ठीक है। रजत पंजेटा, भाई ये बताएं, क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी में डेंट मारने में कामयाब रही है आज का जो पूरा सिनेरियो है, या फिर इस एंगल से देखा जाए कि जी टिकट खतरे में थी, या सबसे इंपॉर्टेंट जेजेपी को लेकर अनसुना किया गया जो मांग थी वीरेंद्र सिंह की, इसलिए उन्होंने फैसला लिया? जेजेपी को कौन सा अभी टिकट मिल गई है या वो लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जो पहले वाली बात आपने कही है वो बिल्कुल वो उसके पीछे सारी बात मैं बताना चाहूंगा। तो अगर वो किसान की बात कर रहे हैं आज, तो वो अभी तक सोए हुए थे कहीं पे। मतलब किसान कब, आज की बात है, 750 किसान शहीद भी हो गए, 3 साल हो गए। आप तब देते इस्तीफा, तब समझ में आता किसानों के साथ आप खड़े हैं, तो किसानों वाली बात ना करें तो अच्छा है। उसके बाद पहलवानों की बात करी, जब पहलवानों को रोंदा जा रहा था पैरों के नीचे, तब आप कहा। और बिल्कुल विधु रावल जी ने बात, देखिए जो बात जिसकी सही है वो मैं बड़ा अलग टाइप का प्रवक्ता हूँ। विधु रावल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि उन दिनों उनका कोई बयान नहीं आया, तो उनका कोई इस्तीफा देते, उनके लिए कोई स्टैंड लेते तो समझ में आता है। वो पार्टी में बने रहे, और आज कोई औचित्य नहीं है, सर पे चुनाव है, एक महीने अभी आचार संहिता लगने वाली है कुछ ही दिनों में। और अगर आप अब जाके बोलते हो जिस पार्टी में हो, हालांकि मुझे तो उनका दोहरा चरित्र समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार भी कर दिया साथ साथ शुरुआती वक्तव्य में अपने, और फिर किसानों का, पहलवानों का और अलग अलग रीजनिंग दे दी। उसके बाद थोड़ी दो लाइनें बोलनी है ज्यादा, क्योंकि है नहीं भाजपा के प्रवक्ता ने जो बोला है, क्योंकि फिर मुद्दे पे आएंगे सीधा।
इन्होंने बात करी सरकार आ रही है मोदी जी की, तो लोग जुड़ते हैं, छोड़कर नहीं जाते। दूसरा, टिकटों के बारे में भी सर्वे इन्होंने की बात करी, टिकटों के लिए कोई सर्वे नहीं कराता। तो अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे ये है कि हिसार जो लोकसभा है उसमें आज कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ना उचाना में है, ना आदमपुर में है, ना उकलाड़ा में है, ना नारनौद में है, ना हासी में है, ना बरवाड़ा में है, ना हिसार में, ना नलवा में, ना भिवानीखेड़ा में। आज के समय में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है हिसार लोकसभा। तो कांग्रेस में जाके वो क्या वहां से निकाल लेंगे मुझे तो पता नहीं, लेकिन उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब ये बातें चर्चाएं चलती थी, क्योंकि विद्रोही जी तो लगातार हमारे बीच में बने रहते हैं, तब उदय भान जी के जो इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय भान जी की बहुत ही गलत टिप्पणियां जो आज सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में लगातार आती रही हैं जब चर्चाएं उठी थी कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में। तो देखिए, अब अगर वो ये रीजनिंग देते हैं तो ये रीजनिंग जनता के हलक से नहीं उतरने वाली नीचे, कि अगर आप किसानों की बात आप करें अच्छा नहीं लगता है इस समय पे आके, जब वो आपका अपना सीधा सीधा स्वार्थ है। आपकी टिकट यहां नहीं मिल रही थी तो आप कांग्रेस में आ गए, आपकी टिकट कट रही थी तो आप कांग्रेस में आ गए, और आखिरी समय पे स्विच करने को देखिए ये सेम वर्डिंग थी। अगर मैं थोड़ा एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बोल पा रहा, उदय भान जी की भी ये एग्जैक्ट सेम वर्डिंग थी कि आप सत्ता की मलाई खाने के बाद, सत्ता में राज सुख भोगने के बाद अगर आखिरी समय पे पार्टी को स्विच करते हो और दूसरी पार्टी में आते हो तो उसमें अपना पर्सनल लोभ लालच के अलावा जनता की बात ना करें, किसानों की बात ना करें, वो जनता सब समझती है, वो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है मैंने अगर उदय भान जी को कोट किया तो मैंने कोई गलत कोट नहीं किया। उनके भी सेम वर्डिंग थी उनकी, और उनका भी तात्पर्य कहने का यही था भी आप राज में बने रहे तो आपका वो कद पार्टी में आने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेम रुतबा सेम कद जो आपका कभी कांग्रेस में होता था तो वो अब आपको मतलब कहते हैं ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वो वाली बात हो जाएगी सारा कुछ वो जीरो होने के बाद। तो कहीं ना कहीं अब रावल जी की बात से भी सहमत हूं मैं, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात से भी सहमत। अच्छा लग भी रहा, रविवार की चर्चा है, बड़ी सहमति वाली है। नरेश शर्मा के पास आते हैं। नरेश, मुझे एक बात बताएं कि ये जो गठबंधन है आपका, और अब हरियाणा में जैसे बीजेपी से एक सांसद का जाना, एक ऐसे परिवार का जाना जिनकी विरासत एक लंबी राजनीति की है, भले ही वो ट्रेजेडी किंग के नाम से रही हो, पर विरासत तो है। उस विरासत के आधार पर क्या गठबंधन मजबूत हो रहा है, ये मान लें? और स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर आगे उनका। और आज एक चीज आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता हूँ तो आप लगना चाहिए। आज संडे है, ईडी कहीं कुछ आज ईडी की हलचल हो सकती है रात में? अरे आपने संडे को सियासी अखाड़ा लगवा दिया, आप बताइए कैसी बात कर रहे हैं? सियासी अखाड़ा, तो यही तो क्वेश्चन पूछने वाला था मैं। सियासी अखाड़ा लगा दिया तो रात में ईडी भी पहुंच जाए कहीं, उसकी भी खबर शायद आपको रात को कहीं से डिबेट ना करनी पड़ जाएगी। ईडी पहुंच जाए वीरेंद्र जी घर पे और कहेगी कि रात तक क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहे आप, एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ईडी तैयार बैठी है संडे वाले दिन भी। अब आते हैं मुद्दे के अंदर। ये कहते कि कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है उनका। उनके पिताजी आपको बताया कि हरियाणा की राजनीति में 5 बार सांसद रहे हैं और 3 बार मंत्री भी रहे हैं, और ये कहते हैं इतनी बार आपके मोदी जी भी नहीं रहे हैं, 5 बार विधायक। उनका हरियाणा की राजनीति के अंदर भविष्य है। पहली बात तो हरियाणा के एक बड़े राजनेता माने जाते हैं। 10 साल आपके साथ थे तब तो आपको कोई बुराई नजर नहीं आई, उनके परिवार जो भी। और आपके 1 साल पहले की स्टेटमेंट, अभी रजत भाई भी कह रहे थे कि 1 साल पहले की स्टेटमेंट पता है उन्होंने किसानों के लिए भी बोला था और पहलवानों के लिए बोला था, किसानों के लिए स्टैंड लिया था, नो हिंसा के लिए बोला था। तो तीनों के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। लेकिन वो ये ईडी का डर तो सबको रहता ही है, वो ईडी के डर से किसी को भी दबा दो, चाहे वो किसानों के लिए मुद्दा कोई भी उठा ले यहाँ तो, चाहे पहलवानों के लिए उठा लो, और चाहे आप किसी भी चीज के लिए उठाओगे तो आपको ईडी के लिए डर रहेगा। और आपको पता है कि अभी इलेक्शन कमीशन से अरुण गोयल जी भी गायब करवा दिए, यही लेके आए थे। अभी उसका 18 नवंबर 2022 को उनका टर्नओवर जैसे खत्म हुआ था, और उसके बाद में उनको बोल दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा था कि वीआरएस लेने के बाद में सरकार को क्या इतनी जल्दी थी कि एकदम उनको सीधा इलेक्शन कमीशन के अंदर डिफ्यूज कर दिया अगले दिन ही, तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ा। तो मतलब लोकतंत्र के अंदर कुछ कहानी ऐसी चल रही है जो हिडन के अंदर है,
कि देश के अंदर कुछ ना कुछ तो CBI, संसद, चाहे अभी तो सब कुछ खत्म होने वाला लोकतंत्र के अंदर जो भी है यहाँ तो ये चीजें इनको समझनी चाहिए। और एक हम तो स्वागत कर रहे हैं, अगर हमारे पास देखो इंडिया अलायंस के अंदर डर ऐसा बैठा हुआ है बीजेपी के अंदर कि अब ये इधर उधर भाग रहे हैं। और पहली बात एक चीज और लास्ट पॉइंट के अंदर, अभी तक तो इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है कहीं भी। टिकट डिक्लेयर के अंदर भी ऐसे कैसे पता चल गया कि कौन से सांसद को टिकट दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं? पहली बात, सारे के सारे सांसद पहली बात तो अपने गट फीलिंग शायद कोई चीज होती होगी ना नरेश भाई, अंदर ईडी की डील चल रही है फिर तो ईडी की डील के अंदर कुछ समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है, शायद वो आपको खुशखबरी देंगे। रात को ईडी के लिए तैयारी है, गाड़ियां तैयार हैं, सुबह 5 या 6 बजे तक ईडी पहुंच जाएगी। उसके लिए शायद प्रोफेसर विधु रावल, मुझे एक बात बताइए भाई, डेंट तो आपको लगा है, सिटिंग सांसद, बांगड़ की धरती से एक बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार, बड़ा जाट चेहरे के रूप में जो स्थापित है, डेंट तो आपको लगा, ये मानिए। देखिए, आप जबरदस्ती कहेंगे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं तो एनालिसिस जो सुन रहा हूं बता रहा हूं आपको। तो चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि चौधरी वीरेंद्र जी एक बहुत पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, जमीन पर बहुत जो है अच्छी स्थितियां नहीं हाल के दिनों में रह पाई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, हमारे कहने पर, हमारे कमल के निशान पर, हमारे वोटरों द्वारा जो है 2014 में प्रेमलता जी, ब्रिजेंद्र जी की माता जी जो है, उनको भी विधायक बनाया था। और मोदी लहर के अंदर मोदी जी का नाम लेकर जब गांव-गांव जाकर ये कहा था कि ब्रिजेंद्र को नहीं, मेरी जो आप वोट देंगे सीधा मोदी को जाएगा, ये कहकर उन्होंने वोट हासिल किया था। और उसके 6 महीने बाद जब उनकी माता जी को दोबारा से चुनाव में जाना पड़ा तो कितनी बड़ी हार देखनी पड़ी थी। देखिए, ये सारी चीजें भी संदर्भ में आएंगी, लेकिन हाँ, उनका मैं ये कहूं कि बिल्कुल अनुपयोगी हो गए थे वो वीरेंद्र जी और उनको परिवार, तो ये भी गलत होगा। उनका एक बहुत लंबा जो है राजनीतिक अनुभव है। और हम जो कहते हैं इदे नामम इदे राष्ट्राय स्वाहा, यानी मैं नहीं, मेरे देश मुझसे ऊपर है। भाई, मैं अगर चुनावी राजनीति में बहुत अच्छा नहीं रह पाया हूं, या मेरी स्थिति चुनाव जीतने लायक नहीं है, या लोगों को मुझसे बेहतर लोग जो है मिल रहे हैं वहां पर, तो मैं किसी और भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तरीके क्या है भाई? संगठन के अंदर राजनीति कर सकते हैं। पिछले दिनों चुनाव समिति की बात हुई, उसमें चौधरी वीरेंद्र जी को जो है शामिल किया गया। उनके अनुभव का लाभ हम चाहते थे कि भाई भारत को विकसित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, उस नाते से चौधरी वीरेंद्र जी का भी अनुभव का लाभ हमें मिले। ये तो रही आपकी ईमानदारी से डेंट की बात। अभी मैं पहले नरेश जी की बात का जवाब दूं या वेद प्रकाश जी की बात में दूंगा? पहले नरेश जी की बात करें। 1 मिनट में समेटिए। सर, 1 मिनट वाला तो अन्याय हो जाएगा। अरे करिए ना, करिए, हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा, एक तो इन्होंने कहा कि सर्वे नहीं होता कोई, नरेश जी ने कहा सर्वे नहीं होता। जैसे कल जो है मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी में सर्वे वाला कोई मामला नहीं था। वहां केजरीवाल जो चलते फिरते गैलरीज में निकलते जो बोल देते हैं, वही अध्यादेश, वही कानून, वही सब कुछ हो जाता है। सब ऐसा नहीं, हमारा बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज एक संगठन है, बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं। लेकिन आपको ये तो पता नहीं कि सर्वे का रिजल्ट क्या था, लेकिन ये पता चल गया कि ईडी की डील हुई। अब ईडी की डील हुई और फिर ये इधर चले गए, तो आप तो अपने ही लोगों के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं। मुझे लगता है एक बार अपनी खुद की स्टेटमेंट को रिविजिट कर लें। मुझे लग रहा है आपकी स्टेटमेंट आपके खुद के पक्ष के बारे में बहुत अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर रही नरेश जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पक्ष में भ्रष्टाचारी जो है दुबक के आ रहे हैं। भाई, हमने तो इमरजेंसी का दौर देखा है, जब हमारे पंजाबों में हमारे नेताओं के चूहे छोड़ देते थे, वो तब भी नहीं टूटे। ऐसा क्या आपको भ्रष्टाचारियों की आवश्यकता पड़ गई? मैं कह नहीं रहा हूँ किसी को भ्रष्टाचार युक्त मुझे भी है इनका इन्फ्लुएंस। नरेश जी, नरेश भाई, एक मिनट फिर चर्चा रुक जाएगी ना। रुके समय भी कम मिला हुआ है मुझे। अब सीधा वेद प्रकाश जी की बातों का जवाब देना है। वेद प्रकाश जी की बातें अगर उन्हीं के संदर्भ में ले लें तो मुझे लगता है कि मुझे तो सिर्फ याद करवाना पड़ेगा उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने कहा कि मैं हवा में बात नहीं करता, गपोड़ नहीं छोड़ता। मैंने अक्टूबर में कहा था कि संसद विधायक छोड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। और अक्टूबर मैं मान रहा हूं कि 2023 में कहा था, लेकिन सितंबर 2022 से तो कहते जा रहे हैं कि कांग्रेस का अक्टूबर में संगठन आ गया, संगठन उनका नवंबर में बन गया, फिर फरवरी में बन गया। कई बार माफी मांग चुके हैं इसी में। तो पता नहीं कौन सी इनकी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, कौन सी गलत हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिर एक और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई सांसद अपना कार्यकाल अधूरा नहीं छोड़ेगा, कोई विधायक अपना कार्यकाल अधूरा नहीं छोड़ेगा। साहब, आपके यहाँ तो सिटिंग जो विधायक थे वो आपकी पार्टी को नमस्ते करके छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव लड़े, फिर दोबारा भाजपा से चुनाव जीत गए।
हमारे यहाँ, क्योंकि उन्हें पता है ना कि छोड़ेंगे तो फिर वापस से विधायक बन जाएंगे, फिर वापस से सांसद बन जाएंगे, क्योंकि पक्ष में भाजपा के लहर चल रही है, जनता भाजपा के पक्ष में, तो छोड़ने की दिक्कत ही नहीं है। मध्य प्रदेश में 1-2 नहीं 26 ने कर दिया, कर्नाटक के समय भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन विषय क्या है, अधूरा कौन नहीं छोड़ता। थोड़ी देर और लूंगा, केवल 30 सेकंड और दे दीजिए वरुण जी। अधूरा कौन नहीं छोड़ता, अधूरा वो नहीं छोड़ता जिसको पता है भाई जो मिला है वो भी जाएगा। अब कांग्रेस में तो कोई भविष्य है नहीं, तो इसलिए आपकी इस बात से सहमत हूं। बाकी आपने बहुत हिम्मत करके हमें 200 से 250, 250 तक सीटें दे दी हैं। हालांकि हमारी तो जनता ने तो मूड बनाया हुआ 370 का, लेकिन आपने ही हमें 200, 250, 250 दे दी हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे सहमत होगी। लगे हाथ अपनी सीटों का भी बता देते। चलिए ठीक है, कितने हो गई। अब प्रभाव की बात है, बस 10 सेकंड प्रभाव पर दे दीजिए, 10 सेकंड प्रभाव पर। कांग्रेस का जो सांसद था पिछली बार, वो माफी चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में हिसार में वो तीसरे स्थान पर आए थे, और बहुत बुरी तरह से तीसरे स्थान पर आए थे। और वो जो तीसरे स्थान पर आए थे वो भी उनके जो उम्मीदवार थे वो आज भाजपा में है। तो इस नाते से इनका कोई वहां पर बचा नहीं था। अगर ये कहना चाहें कि हमें कोई दूसरे तीसरे स्थान पर आने लायक कोई व्यक्ति मिल गया, और जैसे रजत जी ने बताया कि हिसार में कोई एमएलए भी नहीं इनका, इस नाते से बहुत बुरी स्थिति है इन लोगों की। कोई फेस सेविंग के लिए कोई 10-20 हजार वोट लेने वाला कोई मिल गया, तो ये इसके लिए मैं जो है कह देता हूं इनको, वो वैसे भी मिलना था। और मैं आपको एक बात और जो है, आपने तो कहा मैं कपोड़ नहीं छोड़ता, मैं आपको यहाँ पर टीवी डिबेट पर एक के बाद एक बहुत सारी बातें बता सकता हूं जो मेरी पूरी हुई हैं। आज एक और बात नहीं छोड़कर जा रहा हूं, मेरी बात पूरी हो रही है। ये कहकर कि हिसार में जो भारतीय जनता पार्टी का 2019 में जिस मार्जिन से चुनाव जीते थे, उससे निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। वरुण आप साक्षी हैं, आप देखिएगा, इसको तस्दीक कर लीजिएगा। विद्रोही जी, चलिए ठीक है। विद्रोही जी, कांग्रेस में तो पहले ही नेताओं की जो अति है उस वजह से परेशानी है, उस गुटबाजी से परेशान होकर चौधरी बीरेंद्र सिंह गए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह वापस आएंगे तो फिर उसी थाली में एडजस्ट हो पाएंगे क्या, जहां पहले से बहुत सारे नेता हैं? वरुण जी, पहले तो मैं 2 शब्दों में भाई विधु रावल जी की बात का जवाब दूंगा जी। इन्होंने संगठन के संदर्भ में कहा कि मैंने झूठ बोली। हर बार मैंने क्या कहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा कि मैं मुझे नहीं मालूम, पर पार्टी प्रवक्ता के नाते मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, बस इससे अलावा मैंने कभी कहा नहीं। प्रकाश जी, और प्रोफेसर प्लीज अब रुकिए। आपने कहा कि अच्छा प्रोफेसर साहब प्लीज, नहीं अब रुक जाइए, अब विद्रोही जी बोलेंगे। नहीं रुक जाइए प्लीज प्लीज। के सामने कहा, वरुण जी ने पूछा आपसे, आपने क्षमा मांगी, वो बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़िए। उन्होंने कहा अब नहीं बता सकता मैं। चलिए रुकिए, हम तीनों लोगों के बीच में है ना ये बात। जी रुकिए। केवल एक बार कहा था सर वरुण जी। हाँ मुझे याद है, आपने एक बार कहा था जी। और वो भी तब कहा था जब पार्टी का फोन मेरे पास आया था। मैंने ये भी बता दिया था कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया है। चलिए छोड़िए पुरानी बातों में, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं आपका कह रहा हूं, इन्होंने विधायकों की बात की। मैं आपके सामने एक राजनीतिक विश्लेषक और संपादक के नाते आपसे ही आग्रह करता हूं, जिन्होंने भी 400 लोगों ने, विधायकों ने दल बदल किया है, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं और भी लोग हैं विगत 10 सालों के अंदर, मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दें जिन 400 लोगों ने दल बदल किया है, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई पीछे नहीं लगी हुई थी, और जिनको करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में भाजपा ने नहीं दिए हों। ये तो आप ही बता पाएंगे। सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल जब ईडी सीबीआई लगाएगा लोग चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर सत्तारूढ़ दल से कोई तभी छोड़ेगा जब उसका टर्म पूरा हो लेगा। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं भारतीय राजनीति की प्रजातांत्रिक इतिहास के बल पर कह रहा हूं। ठीक। और आपकी बात अब बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में एडजस्ट होने में पैसा भर की भी कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो खुद खुलेआम कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस विचारधारा का हूं। उन्होंने बार बार भाजपा में रहते हुए कहा कि मैं गांधी परिवार का सम्मान करता हूं, गांधी परिवार से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। हाँ, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या दूसरे नेताओं से उनके मतभेद थे, ये उन्होंने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं। पर कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस को फायदा हो, कांग्रेस को नुकसान हो, वर्षों से ये कांग्रेस में चलता रहा है।
और सारे लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और एकजुट होकर चुनाव भी लड़ते हैं और सरकारें भी बनाते हैं। ये कांग्रेस का इतिहास आपको अच्छी तरह मालूम है। तो वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस परिवार के हैं, इसलिए उनको कांग्रेस में एडजस्ट होने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक बात, केवल एक बात, मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। बोलिए सर, बोलिए। प्रोफेसर साहब ने लंबी चौड़ी बातें कह दी, इनका अधिकार है, मैं टोकता नहीं। पर अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के कितने गीत गाए, उसके खानदान के, सर छोटू राम के नाती होने के कितना बड़ा उनका इतिहास बताया। उनको ये कह रहे हैं कि वो उनकी कोई कद नहीं, इनको मुबारक हूं, मैं क्या कह सकता हूं। नहीं, मैं भी कह रहा हूं उनके राजनीतिक अनुभव की बात तो मैं आज भी कह रहा हूं। ठीक है, अब रुकिए। रजत पंजेटा, क्या आप विद्रोही जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई टिकट कटने वाली बात तो दूर दूर तक नहीं थी, बृजेंद्र सिंह का टिकट नहीं कट सकता था, वीरेंद्र सिंह के वो बेटे हैं उनका टिकट कटे, ऐसा नहीं था। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपको और सांसद जो है भाजपा के, उनकी टिकटें कटती दिख जाएंगी, नए चेहरे दिख जाएंगे। जो आज सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा है, टिकट तो किसी की भी कट सकती है। टिकट तो गडकरी जी की भी फाइनल नहीं हुई अभी तक। टिकट तो प्रवेश वर्मा की कट गई, बिदुरी की कट गई, हर्षवर्धन की कट गई, इनकी वेस्ट बंगाल की एक सीट है आसनसोल की, वहां से उन्होंने तो चलो वापस कर दी टिकट अपनी। तो टिकट कटना की गारंटी की भाई टिकट इनकी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इनकी टिकट जो है वो 100% थी, बल्कि भाजपा तो अच्छी रहेगी। नाम अनाउंस होने से पहले रजत जी केवल एक कैबिनेट, रजत जी मुझे क्षमा करना, मैं बीच में बोल रहा हूं। सारा हरियाणा जानता है चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह की कैसी लड़ाई है, इसलिए आप लोग कभी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में बोलेंगे ये संभव ही नहीं है। आए थे हुड्डा साहब, नहीं आए थे, हुड्डा साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं आने दिया था, खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह आए थे। इनके बारे में कह रहे हो आप, क्या बात कह रहे हो? चौधरी वीरेंद्र सिंह एक रुके चौधरी, देखिए बातचीत किसी और संदर्भ, आपने कहा सवाल किसी और संदर्भ में था। आपका सवाल सिर्फ ये था इतना कि टिकट फाइनल थी और आखिरी समय में पार्टी स्विच करना और 9.5 साल सत्ता का सुख भोगना और दुहाई देना किसानों की, ठीक है, उस वक्त फेस सेविंग के लिए कहीं जा नहीं पा रहे थे। मुझे तो अभी भी याद है उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो जब प्रोग्राम करने जा रहे थे तब प्रोग्राम भी नहीं करने दिया था इनका सर छोटू राम का। तो अब आप बताइए, जब आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो जनता में इतना विरोध है और इलेक्शन सर पे कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और अब आप क्या रीजनिंग दे रहे हो? आप सीधा सीधा बोलिए, जनता सब समझती है कि आपके अपने पर्सनल रीजंस हैं। यहां टिकट नहीं मिली तो वहां चले गए। आप ये बताइए कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, और अभी से पहले कांग्रेस वाले क्यों कोस रहे थे इनको? आप ये बात बताइए ना, कांग्रेस वाले इससे पहले क्यों, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कोस रहे थे। तो अब जब अगर इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब भी ये रीजनिंग देनी फिर बनती थी कि जब अच्छी तरह फिट हो सकते हैं। ये तो वो मंदिर से उठाई हुई चप्पल होगी जो किसी के भी पैर में फिट हो जाएगी, ये बात नहीं होती है। आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि तब विचारधारा थी, तब छोड़ी थी कांग्रेस, तब विचारधारा कहां चली गई थी। तो ये आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी वीरेंद्र सिंह जी की लूज हुई है इसके अंदर। इसमें मैं इस बात को, उनके रीजनिंग जो दी है उनको वैलिड नहीं समझता। और अगर आप कांग्रेस के, और धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और वो भी मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने, उनका तो मुंह इतना सा हो गया था। तो आप क्या बोलोगे इस बात में? मतलब हास्यपद सी सिचुएशन थी वहां। नहीं सच में ये, इसमें ना कोई फेर बात करने वाली बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हम करेंगे। आपका प्रश्न सीधा सीधा था, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उनकी टिकट बीजेपी में फाइनल थी। चलिए ठीक है, नरेश भाई मुझे बताएं, हरियाणा में या खासकर हिसार में आपकी समझ क्या कहती है? इंटरेस्टिंग होने जा रहा है चुनाव अब? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। और चुनाव क्या कोई भी चीज हो, जब बच्चे पढ़ाई की तैयारी करते हैं तभी वो इंटरेस्टिंग होती है। किसान पहलवान जो भी है, किसान भी धरने पर बैठा है, वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपना हक मांग रहा है। हक मांगने के लिए कोई इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि उसका संघर्ष है, लड़ेगा। तीसरा जो आप कह रहे हो कि संघर्ष के लिए संघर्ष हर किसी को करना होता है और लड़के ही जीतता है जो
वो कहलाता है वाकई में जीत का हकदार। ठीक। तो ऐसे ही जो भी अगर संघर्ष करके लड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि किसी के नाम पे अभी भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हमारे भाई भी 400 पहले कहने वाले थे, फिर 370 पे भी आ गए, अभी 200 पे भी आ रहे थे। तो इनको इतना घमंड है कि किसी के लिए, और कह रहे थे कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये जनता जनार्दन ही है जो आपको जिताती है, और वो आपका कैलकुलेशन नहीं दिखाई देता कि आपको 400 पार होंगे, 200 पार होंगे। जो पिछली बार पे आपको यमुना पार भी नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके लिए यमुना पार के लिए आपको नाव जो है ना, उसके अंदर भी आपकी दूसरी नाव लेनी पड़ी। जेजेपी की नाव के ऊपर बैठ के सवार हो आप। चलिए सर, समय खत्म हो रहा है। ठीक है, रावल साहब 30 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि जिस नाम से विजेंद्र जी को और वीरेंद्र जी को कहा जाता रहा है, ट्रेजेडी किंग कहते रहे हैं, आई गेस ही हैज पाइल्ड ऑन हिज ट्रेजेडी। मुझे लगता है कि एक चढ़ते हुए सूरज को की तरफ हर कोई जाता है, डूबती हुई किश्ती में कोई पैर नहीं रखता। जब पूरे हिंदुस्तान की लहर, हिंदुस्तान की हवाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं, उस समय एक डूबते हुई किश्ती में वो करके गए हैं। गुड लक टू हिम, उनके राजनीतिक समझ को भी, ये भी अपने आप में जो है बहुत अच्छी है, उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे कोई लाभ होने वाला है। हमें नुकसान हो सकता है इस बात का कि हमें एक मॉरल, एक बड़े परसेप्शन, लेकिन कांग्रेस को इससे लाभ नहीं होगा। कांग्रेस की जो मिस्ट्री है, कांग्रेस का लाभ की तो बात ही नहीं है। अभी तो वीरेंद्र सिंह को कितना लाभ है, इस पे सारी बात है ना। अभी तो एसआरके ने जो उनकी मिजरी बढ़ा रखी है, वो मिजरी और बढ़ने वाली है। वेद प्रकाश जी के लिए भी समस्या आने वाली है। विधु रावल को हो सकता है डिबेट, कुछ आसान डिबेट्स मिलने वाली है। अच्छा, चलिए देखते हैं कौन कितना असहज है। 52 साल का राजनीतिक करियर है और ये फैसला लिया गया है, इसका मायने क्या है वो आगे समझेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।